हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। 3 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और रात के 8 बजे बीपीएससी टीआरए 4.2 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो अभी जो आप लोगों की क्लासेस चल रही है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को मैं एग्ज़ाम स्पेशल क्लास ले रही हूँ। इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज़, वन लाइनर, कीवर्ड्स के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या फिर आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को क्लासेस मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। तो इसलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अभी बिहार में इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 की एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोगों के पास समय है। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, वो अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और अपने लीग सीट को पक्का कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पेड ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। जहां पे यहाँ पे मैं शब्द का यूज़ कर रही हूँ कंप्लीट, मतलब कंप्लीट आप लोगों को स्टडी मटेरियल दूंगी विद एक्स्ट्रा मटेरियल, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए जो थंबनेल में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप या तो कॉन्टैक्ट करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का हमारा एग्ज़ाम स्पेशल क्लास नंबर 2 है। ये जो क्लास है ये एनसीईआरटी क्लास 11 का टोटल आप लोगों को चैप्टर वाइज में एमसीक्यू करवाने वाली हूँ आज के क्लास में। और आप बोल सकते हैं ये मैराथन क्लास भी है, जो कि आपका एस्टेट एग्ज़ाम में तो आपको हेल्पफुल होगा ही, साथ ही साथ आने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले पार्ट ए का अगर बात की जाए तो क्लास 11 में 2 बुक है सोशियोलॉजी का, क्लास 12 में 2 बुक है। ठीक है, तो सबसे पहले समाजशास्त्र परिचय, उसके अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर है समाज एवं समाजशास्त्र। तो इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को किसने जुड़वा बहन कहा था। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ड ने, क्रोवर ने, प्रिचार्ड ने या यंग ने। तो समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को किसने जुड़वा बहन ने कहा है, तो क्रोबर महोदय ने। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो राइट ऑप्शन होगा मैं उसको ही आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अगर चारों ऑप्शन के बारे में बोलने लगूँ तो फिर जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग लेकिन ऑप्शन चारों को देखते के साथ ही इसका आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तृत अर्थों में समाज और सामाजिक मानव शास्त्र एक ही है। क्या बोला जा रहा है, देखिए कथन से रिलेटेड मैं जो आपको पेड क्लास में नोट्स दूंगी, आपको तो सिलेबस के अकॉर्डिंग दूंगी, प्लस आप लोगों को बुक्स और ऑथर का नेम मिलेगा, महत्वपूर्ण कथन से मिलेगा। क्योंकि देखिए ये भी एक कथन है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को किसने जुड़वा बहन कहा था, और ये भी कथन है कि विस्तृत अर्थों में समाज और सामाजिक मानव शास्त्र एक ही है। ऐसा आपको पूछेगा, ये परिभाषा के साथ या कथन के साथ पूछेगा। तो यह कथन किसका है, हॉवेल महोदय का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। ऐसा विचार रखने वालों में निम्नांकित में से कौन से समाजशास्त्री प्रमुख है। बोल रहे हैं कि समाजशास्त्र जो है वो अंतःक्रियाओं का, ठीक है, अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। ये किसने कहा है, तो मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है कि किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्ष विज्ञान माना, मतलब पॉजिटिव साइन माना है। किसने माना है, तो लुंडबर्ग ने। ठीक है, तो किसने समाजशास्त्र को एक पॉजिटिव साइंस माना है, तो लुंडबर्ग ने माना है। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट किस देश के विचारक थे, तो वो फ्रांस के विचारक थे। 1798 में उनका जन्म हुआ था और 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र शब्द की स्थापना की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है कि अगस्त कॉम्ट ने किस वर्ष से सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो 1838-39 के बीच में। ठीक है, 1838 मेनली बोला जाता है।
नेक्स्ट है संबंधों का जाल को हम समाज कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण कथन है कि किसने कहा है कि संबंधों के जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं, या फिर समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, ऐसा किसने कहा है? तो मैकइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक घटनाएं सदा सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के समस्त स्वरूपों द्वारा निश्चित होती। जो आर्थिक घटनाएं होती हैं वो क्या बोल रहा है कि सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के समस्त स्वरूपों के द्वारा निश्चित होती हैं। यह कथन किसका है? तो मैकइवर का है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है? तो आपका अगस्त कॉम्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अगस्त कॉम्ट। और अगस्त कॉम्ट का गुरु के बारे में पूछा जाए कि अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? तो साइमन। ठीक है, कौन थे? साइमन महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र विज्ञान को किस विचारक ने प्रारंभ में जोरदार समर्थन किया था? कि अगस्त कॉम्ट ने जब समाजशास्त्र विज्ञान को स्थापना की थी, किसने सबसे ज़्यादा इसको समर्थन किए थे? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। और अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि अगस्त कॉम्ट का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है? तो इमानुएल दुर्खिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हर्बर्ट स्पेंसर किस देश के समाजशास्त्री थे? अगस्त कॉम्ट तो फ्रांस के थे और हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकइवर के सहकर्मी समाजशास्त्री कौन थे? तो मैकइवर के साथ किनका नाम जुड़ता है? पेज महोदय का। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन नहीं थे? समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु है उसको दो भागों में बांटा गया था, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। तो इसमें से पूछा कि कौन सा नहीं है? तो आपका सोरोकिन महोदय जो है वो नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी है? तो वर्ड ने। ठीक है, किसने दी है? वर्ड महोदय ने दी है। मैंने जो आपको एक क्लास करवाई है समाजशास्त्र के परिभाषा से रिलेटेड, तो कैसे उसको आप लोग अपने मन में किस प्रकार से याद कर सकते हैं, उसको मैंने क्लास ली है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है किनके अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों में समन्वय बनाए रखना चाहिए? किनके अनुसार बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र जो है उसको अन्य विज्ञानों में समन्वय बना कर रखना चाहिए? तो स्पेंसर महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है पूछा जा रहा है कि जॉर्ज सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय क्या है? तो ये सामाजिक के स्वरूपों का विज्ञान है। जॉर्ज सीमेल क्या बोलते हैं कि समाजशास्त्र जो है ये मानवीय सामाजिक के स्वरूपों का विज्ञान है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों से भिन्न क्या है? तो ये एक वैज्ञानिक विज्ञान है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट है समाज मिति समाजशास्त्र की क्या है? तो एक वैज्ञानिक विधि है। क्या है? ये एक वैज्ञानिक विधि है। समाजशास्त्र क्या है? तो ये क्या का अध्ययन करता है। ठीक है, क्या का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है वो अन्य विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान इसको माना गया। क्या माना गया? सामाजिक विज्ञान माना गया है। वैज्ञानिक तौर पर इसका अध्ययन किया जाता है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ये व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान का समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान किसने माना है? तो इमानुएल दुर्खाइम ने। किसने माना है? इमानुएल दुर्खाइम जी के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर चैप्टर है, यहाँ पे आपका मूल अवधारणाएं। आपके पास सोशियोलॉजी का बुक होगा तो आप लोगों को पता होगा कि चैप्टर का नाम क्या क्या है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भीड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के समूह के अंतर्गत आता है? जो भीड़ होता है वो कैसा समूह होता है? तो उसको बोला जाता है अनिश्चित संगठन वाले समूह। अनिश्चित संघ, क्योंकि वो एक मतलब तुरंत वो भीड़ इकट्ठा होता है, फिर वो उसके बाद वो हट जाता है, तो इसलिए उसको बोला जाता है अनिश्चित संगठन वाले समूह। नेक्स्ट है राजनीतिक दल किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? तो ये द्वितीयक समूह का उदाहरण है। राजनीतिक दल किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? ये द्वितीयक समूह का। नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पुस्तक की रचना किनके द्वारा की गई थी? तो चार्ल्स कूलेजी के द्वारा की गई थी 1909 में। कब की गई थी? तो 1909 में की गई थी। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह की अवधारणा के महत्व का उल्लेख सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया था? प्राथमिक समूह की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? तो चार्ल्स कूलेजी के द्वारा
प्राथमिक समूह की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो चार्ल्स कूले के द्वारा। अंतर समूह बाह्य समूह किनके द्वारा? तो समनर महोदय जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूहों में से किस समूह का नामकरण चार्ल्स कूले ने किया था? तो चार्ल्स कूले के साथ किनका नाम जुड़ा हुआ है? तो प्राथमिक समूह का। कल जो मैंने आप लोगों को कीवर्ड करवाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को चार्ल्स कूले का प्राथमिक समूह के बारे में बात की थी। तो अब मान लीजिए कि जैसे ही आप लोग प्राथमिक समूह इसको याद कर लिए, तो ये किसका है? चार्ल्स कूले का। तो आपको तो पूरा लाइन नहीं पढ़ने से भी आप उस क्वेश्चन का आंसर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किन दो समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया समूह का वर्गीकरण अधिक प्रचलित है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रचलन किनका था? समनर और चार्ल्स कूले का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो प्राथमिक समूह जो होता है उसमें आमने सामने का संबंध होता है, उद्देश्यों की समानता होती है, संबंधों की स्वाभाविकता होती है, लेकिन वो बड़ा आकार इसमें नहीं होता है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूह में कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? तो अस्पताल को हम प्राथमिक समूह नहीं कहेंगे। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए, तो सही कथन कौन सा हो जाएगा आपका? कि जैसे प्राथमिक एवं द्वितीय समूह का वर्गीकरण समनर ने किया है, तो नहीं, समनर ने अंतर समूह बाह्य समूह का वर्गीकरण किया है। समूह में पारस्परिक संबंध होना आवश्यक नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि समूह के सदस्य क्या होते हैं? एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनते हैं, तो समूह में क्या होता है? पारस्परिक संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सीमेल ने स्थायित्व के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, स्थायित्व के आधार पर नहीं किया है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय समूह एवं हितों के प्रति चेतन समूह का वर्गीकरण मैकआइवर एवं पेज ने किया है, तो हाँ, क्षेत्रीय समूह एवं हितों के प्रति चेतन समूह का वर्गीकरण मैकआइवर तथा पेज के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह से हमारा तात्पर्य एक ऐसे संग्रह से है जिसमें एक दूसरे के बीच सामाजिक संबंध निश्चित हो गए हैं, ऐसा किसने कहा है? तो मैकआइवर एवं पेज ने। मैकआइवर तथा पेज, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? सोसाइटी। द्वारा समूह की परिभाषा किस तत्व पर अधिक जोर दिया गया है? तो सामाजिक संबंधों पर अधिक जोर दिया गया है। नेक्स्ट है, समूह के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए कि समूह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही यह है कि तो समूह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो समूह में पारस्परिक संबंध अनिवार्य होता है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है कि समूह की ऐसी परिभाषा किनके द्वारा दी गई है जिसमें एक दूसरे को प्रभावित करने की बात की गई है? कि किसने ऐसी परिभाषा दी है कि समूह जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करता है? तो आर्गबम एवं निमकॉफ के द्वारा। नेक्स्ट है, चार्ल्स कूले की पुस्तक का नाम क्या है? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इस पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो 1909 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो समूह की विशेषता व्यक्त नहीं करता है? ठीक है, तो समूह की जो सदस्यता है वो अनिवार्य होती है, ऐसी कोई विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, समूह के संबंध कौन सा कथन गलत है? तो आपको मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप उसको अच्छे प्रकार से पढ़िएगा। तो समूह के संबंध में कौन सा कथन गलत बोला जा रहा है? तो समूह के लिए औपचारिक संबंध को होना आवश्यक है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि द्वितीयक समूह ऐसे हैं जिसमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव रहता है? ठीक है, ये किसने कहा है कि द्वितीयक समूह ऐसा होता है जिसमें घनिष्ठ संपर्क का अभाव होता है? तो ऐसा किसने कहा है? तो चार्ल्स कूले ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किसने किया है? तो चार्ल्स कूले ने। समूह व्यक्तियों की एक क्या है? तो संबंध सूचक इकाई है। समूह क्या है? तो व्यक्तियों की एक संबंध सूचक इकाई है। ये जो शब्दावली है, इन शब्दावली को आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझना है, उसको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, किसी भी समूह की सदस्यता क्या होती है? तो वो ऐच्छिक होती है। प्रत्येक समूह की अपनी निश्चित संरचना होती है। जाति हित के प्रति चेतन समूह का एक उदाहरण है जिसका संगठन नहीं होता है। नेक्स्ट है कि मैकआइवर एवं पेज ने भी स्वीकारा है कि समूह का वर्गीकरण जो है वो प्राथमिक तथा द्वितीयक में ही करना चाहिए। मैकआइवर एवं पेज ने भी स्वीकारा है कि जैसे समूह जो है उसको प्राथमिक और द्वितीयक में ही वर्गीकरण करना चाहिए।
ठीक है। ये किनके द्वारा दिया गया है? तो चार्ल्स कूलेजी के द्वारा। अब उन्होंने कौन से पुस्तक में दी थी? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो 1909 में की गई थी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग रिवीजन करते हुए पढ़िएगा तो चीज़ें जो है आपको और बेहतर अच्छे प्रकार से याद होंगी। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूह में डैश का संबंध ही उसकी वास्तविक विशेषता है। तो द्वितीयक संबंध में क्या होता है कि आपका जो आमने सामने का जो संबंध होता है वो देखने को नहीं मिलता है। द्वितीयक समूह का उदाहरण कौन सा है? तो राजनीतिक पार्टी हो जाएंगी। फिर बोला जा रहा है कि परिवार ही मानव स्वभावों के गुणों का आधार तैयार करता है, क्योंकि बच्चा का जब जन्म होता है तो वो कहाँ होता है? परिवार में होता है। तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो परिवार के अंतर्गत होती है, उसका सामाजिकरण जो होता है वो परिवार में होता है। तो इसलिए कि बोला जाता है कि परिवार जो है वो मनुष्य के स्वभावों का गुणों का आधार तैयार करता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उन समूह से है जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ संबंध और सहयोग है। ऐसा किसने कहा है? तो चार्ल्स कूले ने कहा है। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूह ऐसे समूह हैं जिसमें घनिष्ठता का पूर्णता अभाव रहता है। फिर नेक्स्ट है, समुदाय क्षेत्रीय समूह का एक प्रमुख उदाहरण है। समुदाय क्या है? तो क्षेत्रीय समूह का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, मैकाइवर तथा पेज ने समूहों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। मैकाइवर तथा पेज ने समूह को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 3 श्रेणियों में। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह में संबंध स्वतः निर्मित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह में मैं का अस्तित्व हम में विलीन हो जाता है। प्राथमिक समूह में जो मैं होता है वो किस में विलीन हो जाता है? तो हम में विलीन हो जाता है। नेक्स्ट है कि अप्रत्यक्ष संपर्क द्वितीयक समूह की एक प्रमुख विशेषता है। द्वितीयक समूह जो होते हैं उसमें कैसा संबंध पाया जाता है? तो औपचारिकता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से सेकंड चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। थर्ड चैप्टर जो है वो क्या बोला जा रहा है? सामाजिक संस्थाएं। तो ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में किनमें बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है? कहाँ पे आपको बहुपति विवाह की प्रथा देखने को मिलती है? तो नायरो में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि किस समाजशास्त्री ने परिवार के संगठन में रक्त संबंध पर अधिक जोर दिया है? किसने ये बोला है कि जब परिवार का संगठन होता है उसमें रक्त संबंध अधिक होता है? किंग्सले डेविस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? तो परिवार जो है ये प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, किसने परिवार को एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक आराम गृह, ठीक है ये कीवर्ड हो जाएगा, किसने परिवार को एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक आराम गृह माना है? तो आराम गृह का मतलब हो गया रेस्ट रूम। किसने माना है? सदरलैंड और वुडवर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है? परिवार के लिए कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो परिवार की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है, ये उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है, किनके शब्दों में परिवार लगभग एक स्थायी समिति है? परिवार क्या है? यह एक अस्थायी समिति है। किसने कहा है? तो आर्गबन एवं निमकॉफ ने कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य जो है वो परिवार से संबंध है? तो परिवार के अंतर्गत आपको सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य और सांस्कृतिक कार्य, ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, जब आप BPSC TRE 4.0 का एग्जाम दीजिएगा, स्टेट में तो वैसा नहीं है, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन ही मिलेंगे, लेकिन जब BPSC TRE 4.0 का एग्जाम दीजिएगा तो आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो 3 ऑप्शन तो मान लीजिए डायरेक्ट जो आंसर रहता है वो रहता है, चौथा नंबर रहेगा इनमें से अधिक और 5वां नंबर रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि मैकाइवर तथा पेज के अनुसार परिवार का कौन सा लक्षण सही नहीं है? परिवार का कौन सा लक्षण नहीं है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार? देखिए यहाँ पे मैकाइवर एवं पेज की बात की जा रही है। तो मैकाइवर एवं पेज ने सार्वभौमिकता, भावनात्मक आधार, सामाजिक नियमन की बात करते हैं, लेकिन ये विस्तृत आकार की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथनों में परिवार से संबंध कौन सा कथन सही है? तो परिवार से कौन सा कथन है? परिवार कुछ लोगों का संग्रह है, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार की उत्पत्ति के बारे में मैकाइवर तथा पेज के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो परिवार जो है यह मानव जीवन के विकास में कभी कोई
अवस्था नहीं थी जब परिवार नहीं था। ये कथन आपका सही है। नेक्स्ट है, कौन सा समाजशास्त्री ने परिवार को एक समिति के अतिरिक्त एक संस्था भी कहा कि परिवार क्या है, एक तो समिति है ही, साथ ही साथ एक संस्था भी है। ऐसा किसने कहा है? तो मैकइवर एवं पेज ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन है? परिवार के उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है ये किनके द्वारा दिया गया है? तो बेकोफन के द्वारा। और मैंने आपको जो नोट्स दिया है उसमें उसी प्रकार से परिवार टॉपिक है तो परिवार की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, उसके बाद धर्मशास्त्रीय सिद्धांत, इस प्रकार से जो भी परिवार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो थिंकर, वो सारा मैंने एक ही पेज में कवर किया है। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप नोट्स को पढ़िए और फिर उस चीज़ों को याद करिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिवार का जैविकीय कार्य नहीं है? तो देखिए, जैविकीय कार्य में आपका संतानोत्पत्ति, यौन इच्छा की पूर्ति, बच्चों का पालन पोषण, ये सब हो जाए। बायोलॉजिकल, जैविकीय मतलब हो गया बायोलॉजिकल, ठीक है। लेकिन सहयोग और श्रम विभाजन ये इकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो नहीं होता है। ये सब कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेंगे। नेक्स्ट है, पितृवंशीय परिवार, परिवार के वर्गीकरण का निम्नांकित में से कौन सा आधार है? तो ये वंश का आधार है। नेक्स्ट है, परिवार की उत्पत्ति के संबंध में एक विवाह का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया है। उन्होंने बोला है कि ये जो एक विवाह होता है वही सर्वोत्तम विवाह की पद्धति होती है। नेक्स्ट है कि जब एक स्त्री के एक समय से अधिक पति होते हैं उसको क्या कहा जाता है? मान लीजिए एक स्त्री है, उसके एक से अधिक पति हैं तो वो क्या हो जाएगा? बहुपति विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट है, फैमिली जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और किससे निकला है? तो फैमुलस से निकला है। परिवार एक स्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उनके संतान हो अथवा नहीं हो। नेक्स्ट है, परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य समूहों की तुलना में परिवार का आकार कैसा होता है? तो छोटा होता है। नेक्स्ट है कि एक संस्था के रूप में परिवार की प्रकृति कैसी होती है? स्थायी होती है। नेक्स्ट है, परिवार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो सामान्य निवास, जहाँ जो सभी सदस्य होते हैं परिवार के वो एक साथ निवास करते हैं। नेक्स्ट है, मैकइवर तथा पेज की राय में सभी सामाजिक रूपों में परिवार क्या है? तो सर्वाधिक सार्वभौमिक संस्था है। नेक्स्ट है, परिवार मनुष्य के समाजीकरण का एक प्रमुख साधन है। नेक्स्ट है, परिवार मौलिक और सार्वभौमिक सत्ता है जिसके ऊपर प्रत्येक समाज का अस्तित्व निर्भर करता है। नेक्स्ट है, एकाकी परिवार, उसको क्या बोला जाता है? नाभिकीय परिवार भी बोला जाता है, न्यूक्लियर फैमिली भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भातृक बहुपति परिवार ये कैसा है? तो बहुविवाही परिवार का एक भेद होता है। नेक्स्ट है कि विवाह की प्रथा के आधार पर हिंदुओं में प्राय कैसा होता है? तो हिंदुओं में प्राय अभी आप लोगों को एक विवाही परिवार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मैकइवर तथा पेज के अनुसार परिवार एक समिति भी है और परिवार के एक संस्था भी है। परिवार को किसने समिति और संस्था दोनों बोला है? तो मैकइवर तथा पेज ने बोला है। नेक्स्ट है कि परिवार कैसा है? तो एक सार्वभौमिक संस्था। आप समाज का कोई भी जगह पे चल जाइए, ठीक है, कोई भी सोसाइटी में चल जाइए, आपको परिवार देखने को मिलेगा है। तो इसलिए बोला जाता है कि परिवार क्या है? तो ये एक सार्वभौमिक संस्था है। अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम किसने संस्कृति को अधिसावयवी शब्द का प्रयोग किया था? संस्कृति यानी कल्चर के लिए किसने अधिसावयवी शब्द का प्रयोग किया था? तो क्रोबर्ड महोदय ने। नेक्स्ट है, अभौतिक संस्कृति का कौन सा उदाहरण है कि अभौतिक संस्कृति का कौन सा है? ठीक है, भौतिक संस्कृति में आप क्या चाहेंगे? वस्त्र, वाहन, आप सड़कें, ये सभी। और अभौतिक में लोकाचार, प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी अभौतिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल। भौतिक मतलब फिजिकल, जिसको कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, तो वो हो गया भौतिक संस्कृति। नेक्स्ट है, संस्कृति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो संस्कृति जटिल है, संस्कृति संगठित है, संस्कृति अनुकूलनशील होती है, लेकिन संस्कृति सीखी नहीं जाती, ऐसा ये नहीं है। संस्कृति को हम लोग सीखते हैं, ठीक है, ये सीखने की परंपरा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो संस्कृति।
नेक्स्ट है भौतिक संस्कृति का एक उदाहरण है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? बर्तन, ये आ जाएगा। लेकिन कानून, प्रथाएं, जन रीतियाँ, ये सब अभौतिक संस्कृति के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व प्रभावित होता है। व्यक्तित्व किससे प्रभावित होता है? तो संस्कृति से प्रभावित होता है। किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत कहा है? आप देख सकते हैं कि कितने सारे आपको एनसीईआरटी क्लास 11 के बुक में कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब आपको 11 क्लास में कथन है तो कैसे आपका एग्जाम में नहीं आएगा कथन से रिलेटेड क्वेश्चन? तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा में कथन से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल को पढ़ना चाहिए, और मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड करूँगी नोट्स के अंतर्गत, वो उसमें कथन, महत्वपूर्ण बुक्स और सिलेबस अकॉर्डिंग तो नोट्स रहेगा ही, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी रहेगा, टेलीग्राम का टेस्ट भी रहेगा। तो ये सारे मतलब आपको कंप्लीट जो सोशियोलॉजी का मटेरियल है वो सारा ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, वो भी एक ही जगह पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने सांस्कृतिक विलंबना शब्द का प्रयोग किया था? तो आर्गमन महोदय ने। सांस्कृतिक विलंबना ये कीवर्ड हो गया, मैंने कल भी आपको बताया था। सांस्कृतिक विलंबना आपका आर्गमन हो जाएगा, और औद्योगिक विलंबना ये किसका हो जाएगा आपका? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने कल बताया है कि बताइए कि औद्योगिक विलंबना ये शब्द का प्रयोग किसने किया। और मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों ने उन चीज़ों को सुना है और कितने को पता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति आत्मपन, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करता है उसको क्या कहलाता है? उसको सामाजिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया का नाम है सामाजिकरण है। ऐसा किसने कहा है? तो न्यूमेयर ने। नेक्स्ट है सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। ये कथन किसका है? तो स्टीवर्ट एवं ग्लीन का है। नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रक्रिया को काम प्रवृत्तियों यानी लिबिडो से आधारित कौन सा विद्वान मानते हैं? तो फ्रायड। नेक्स्ट है लिबिडो की अवधारणा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो फ्रायड महोदय के द्वारा। किनके द्वारा दी गई है? फ्रायड महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से सामाजिकरण की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो मौखिक अवस्था। नेक्स्ट है सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। सामाजिकरण क्या है? तो जो समाज के अंतर्गत जो हम भूमिकाएं करते हैं, मतलब हम जो भी क्रिया मतलब काम कर रहे हैं, रोल अदा कर रहे हैं, तो उसको हमको सीखने के योग्य कौन बनाता है? ऐसा कथन किसने कहा है? तो जॉनसन महोदय ने। नेक्स्ट है सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है? तो क्षमताओं का विकास, सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह सीखना, आधारभूत नियमबद्धता का विकास करना, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नांकित में से सामाजिकरण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो अपराधी प्रवृत्ति को रोकना। नेक्स्ट है कि इड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो फ्रायड महोदय के द्वारा। किनके द्वारा दी गई है? फ्रायड, सिगमंड फ्रायड जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो दुर्खिम। सामूहिक चेतना, सामूहिक चेतना ये शब्दावली है, ये कीवर्ड है, किनके द्वारा दिया गया है? तो कूले के द्वारा। कूले का संबंध किससे है? तो आत्मदर्पण दर्शन से, आत्मदर्पण दर्शन से। ठीक है। फ्रायड का संबंध किससे है? तो इड, ईगो और सुपर ईगो से है। नेक्स्ट है समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखना क्या कहला जाता है? अस्वीकृत व्यवहार को, देखिए समाज आपको सामाजिकरण करता है, अच्छे व्यवहार सिखाता है, लेकिन समाज तो आपको नहीं बोलता कि आप चोरी करो, डकैती करो, लूटमाट करो, लेकिन आप फिर भी व्यक्ति जो है वो सीख जाते हैं। ठीक है, नकारात्मक हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? नकारात्मक सामाजिकरण बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? तो हर्स्कोविट्ज ने। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट वेयरस्टेट के अनुसार संस्कृति को जटिल समग्रता कहा गया है। संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो टायलर महोदय के द्वारा। संस्कृति की छोटे से छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। सांस्कृतिक प्रतिमान कीवर्ड है, किनके द्वारा दिया गया? रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा। संस्कृति को व्यक्तित्व पर प्रभाव के संबंध में राष्ट्र चरित्र की धारणा किनके द्वारा दी गई है? तो मार्गरेट मीड। संस्कृतिकरण क्या होता है? तो यह व्यक्तित्व का विकास करता है। व्यक्तित्व से संस्कृति प्रभावित होती है। लोगों की बोली सांस्कृतिक तत्व के परिचायक होते हैं। संस्कृति के लिए अधिशाव्यवी शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया है? क्रोवर के द्वारा।
समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? तो आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकना। समाज द्वारा अस्वीकृत जो व्यवहार होते हैं उसको सीखना क्या कहलाता है? नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है। नकारात्मक समाजीकरण आपका कहलाता है। हम लोग 5 नंबर चैप्टर में पहुंचते हैं और इससे क्या हो जाएगा, 5 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोगों का क्लास 11 का पार्ट 1 का बुक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रविधियों एक समाज वैज्ञानिक के लिए वे मान्य तथा सुव्यवस्थित तरीके होते हैं जिन्हें वो अपने अध्ययन से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयोग में लाते हैं। यह कथन किनका है? तो मोजर महोदय का। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण किसी सामाजिक स्थिति या समस्या अथवा जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप से विश्लेषण की एक पद्धति है। यह कथन किसका है? तो लुंडबर्ग। नेक्स्ट है, मूल रूप से प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है जिसके प्रति शिक्षित व्यक्ति उत्तेजित किए जाते हैं तथा इन उत्तेजनाओं के अंतर्गत वे अपने व्यवहार का वर्णन करते हैं। यह कथन किसका है? लुंडबर्ग। नेक्स्ट है, अवलोकन नेत्रों द्वारा एक विचारपूर्वक अध्ययन है जिसे सामूहिक व्यवहार तथा जटिल सामाजिक संस्थाओं तथा साथ ही साथ संपूर्णता वाली पृथक इकाइयों के अन्वीक्षण हेतु प्रणालियों के रूप में उपयोग में किया जाता है। यह कथन किसका है? तो पीवी यंग। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक प्रश्नावली को प्रश्नों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सूचनादाताओं को बिना अनुसंधानकर्ता या जो प्रगणक होते हैं उनकी व्यक्तिगत सहायता के उत्तर देना होता है। साधारणतः प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है लेकिन इसे व्यक्तियों को बांटा भी जा सकता है। प्रत्येक स्थिति में यह सूचना प्रदान करने वाले द्वारा उसको भरकर प्रश्नावली को क्या किया जाता है? भेजा जाता है। ये कथन किसका है? तो जेडी पोप का है। और इस प्रकार से हम लोगों का एनसीईआरटी क्लास 11 का पार्ट 1 का जो ऑब्जेक्टिव है वो सारा कंप्लीट होता है। कल के क्लास में हम लोगों ने पार्ट 2 जो बुक है समाज का बोध, इससे रिलेटेड पूरे 5 चैप्टर का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।